अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गजा में होने वाली जारियत की। तो इसराइल ने गजा को बर्बाद करने की ठान ली है। 14 रोज के दौरान गजा पर कई हजार टन बम गिरा दिए गए हैं। हंसता बसता शहर मलबे का ढेर बन चुका है। 14 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए। इसराइल ने मगरबी किनारे में मस्जिद को भी निशाना बनाया। 13 अफराद शहीद हो गए। गजा में शहादतें 4,500 से तजावुज कर चुकी हैं। गजा में तबाही के मनाजिर ने जंग अजीम दोम को भी भुला दिया। ताहद निगाह तबाह इमारतें, मलबे का ढेर, उठता धुआं, आहें और सिसकियां। गजा में बेघर अफराद की तादाद दुनिया में पनाह गुज़ीनों का दूसरा सबसे बड़ा बहरान बनकर सामने आ गई। 14 लाख शहरी इसराइली हमलों के बाद बेघर हो चुके हैं। बच्चे और औरतें इमदाद के बगैर पनाह की तलाश में दरबदर हैं। गजा पर इसराइल के वहशतनाक हमले मुसलसल जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान 400 अफराद अबदी नींद सो गए। इसराइल ने मगरबी किनारे में जेनिन कैंप को भी निशाना बनाया। मस्जिद पर हमले में 13 अफराद शहीद हो गए। हमास ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर उसने जमीनी हमला शुरू किया तो वो हमास के 7 अक्टूबर के हमलों को भी भूल जाएगा। इसराइल के गजा पर हमलों के बाद 14,000 जख्मी इलाज मुआवजे की सहूलत से भी महरूम हो गए। इसराइल ने शहर का मुकम्मल मुहासरा कर रखा है। गजा के अस्पतालों समेत पूरी गजा की पट्टी में इंसानी अलमिया जारी है। दुनिया भर में अहले फलस्तीन के हक में मुजाहरे जारी हैं। लंदन में 1 लाख लोगों ने मार्च किया है। अमेरिका, जर्मनी, स्कॉटलैंड, मलेशिया, कीनिया, काबुल समेत दीगर कई ममालिक के शहरों में भी लोग इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने गजा पर सिहोनी फोर्सेस के मुजालिम बंद करने का मुतालिबा कर दिया। गजा में सिसकती जिंदगी, फलस्तीन के अस्पताल मुर्दा खानों में तब्दील होने लगे। दुनिया भर में लोग इसराइली दरिंदगी पर फट पड़े। लंदन में 1 लाख अफराद का मार्च फॉर फलस्तीन, फलस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन ने इसराइल दहशतगर्द रियासत और फलस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाए। अमेरिका में हजारों अफराद ने अहले फलस्तीन से यकजहती का इजहार किया। वाशिंगटन कैपिटल हिल के सामने अल्लाहू अकबर के नारे गूंज उठे। लॉस एंजलिस में फलस्तीनी परचम और प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरा किया गया। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में भी लोगों ने मजलूमों की हिमायत की। कीनिया के शहर मोम्बासा में सिहोनी फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में मुजाहरा हुआ। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन रिहाई तक डटे रहे। नीदरलैंड दी हेग में भी मुस्लिम कम्युनिटी ने फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद की। लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह ने इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया है और इस निशाने को मजीद तेज कर दिया गया है। इसराइल ने वहशियाना जवाबी हमले करके हिजबुल्लाह के 6 फौजी शहीद कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि 2 हफ्ते के दौरान इसराइल से झड़पों में उसके 19 सिपाही शहीद हो चुके हैं। लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह ने इसराइल को उलझा लिया। इसराइली अहदाफ पर चुन चुन कर टैंक शिकन हमले जारी। इसराइल ने जवाबी कार्रवाइयों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को अंधाधुंध निशाना बनाया। हिजबुल्लाह तर्जुमान के मुताबिक इसराइली हमलों में उसके 6 अरकान की जान चली गई। उनका कहना था कि 2 हफ्ते की जंग में उनके 19 फौजियों ने जामे शहादत नोश किया। इसराइल का कहना है कि लेबनान से उसके फौजियों पर टैंक शिकन रॉकेट से हमला किया गया था। लेबनान की सरहद के करीब इस्लामिक जिहाद और इसराइली फौज के दरमियान भी झड़पें हुई। हमलों में इस्लामिक जिहाद का एक कारकुन शहीद हो गया। हम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट से बोल न्यूज की बड़ी खबर। 9 मई वाक़ये के 9 मुल्ज़िमान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तहरीरी दरखास्तें दायर। मिलिट्री अथॉरिटी में ज़ेर समात मुल्ज़िमान। सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई से मिलिट्री ज़ेर हिरासत अफराद की फौजी अदालत में ट्रायल। कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। फौजी अदालतों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। दरखास्तें 9 मई के वाक़ये के बाद बतौर मुल्ज़िमान फौजी अथॉरिटी के ज़ेर हिरासत हैं। दरखास्तें मिलिट्री अथॉरिटी का बैरून हिरासत गैर मुतवक्के तौर पर बड़ा अच्छा है। दरखास्तें हमें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के मुकदमे के मुतासरा फरीक हैं। दरखास्तों में ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट हमें मुकदमे में फरीक बनाए। सुप्रीम कोर्ट फरीक बनाकर मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। ये इस्तदा इन दरखास्तों में की गई है। सानिया 9 मई के 9 मुल्ज़िमान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। मुल्ज़िमान की फौजी अदालत में ट्रायल के इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया गया। मिलिट्री अथॉरिटी का दौरान हिरासत सलूक अच्छा है। मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का हमें मुकम्मल यकीन है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट केस के मुतासरा फरीक हैं। इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट मुकदमे में हमें भी फरीक बनाए। मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया जाए। सानिया 9 मई के 9 मुल्ज़िमान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। मुल्ज़िमान की फौजी अदालत में ट्रायल की इस्तदा की गई है और मौक़िफ़ अपना मुकम्मल यकीन है।
ملٹری اتھارٹیز سے انصاف کا مکمل یقین ہے. سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ کیس کے متاثرہ فریق ہیں. استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ مقدمے میں ہمیں بھی فریق بنائے. ایک دفعہ پھر بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی. تو غزہ کی ہسپتال پر میزائل حملے کا اسرائیلی جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے. قطر اور ترکیہ کے بعد روس نے بھی اسرائیل کا دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا ہے. روسی میڈیا نے اسرائیل کی جانب سے جاری کردہ آڈیو اور ویڈیو کو اپ ڈیٹڈ قرار دے دیا ہے اور روسی میڈیا کے مطابق حقیقی فوٹیج سے واضح ہے کہ غزہ ہسپتال پر اسرائیل نے بمباری کی ہے. جبکہ دوسری جانب روسی وزیر خارجہ بولے کہ امریکہ بتا سکتا ہے کہ غزہ کے اسپتال پر بمباری کس نے کی ہے. قیدیوں کے تبادلے کے لیے حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق مذاکراتی عمل میں قطر بھی شامل تھا. 50 قیدیوں کی رہائی کا امکان تھا. حماس نے جنگ بندی اور اسرائیل کی جانب سے پانی کی سپلائی بحال کرنے کا مطالبہ کیا. اسرائیل کے انکار کے باوجود حماس نے امریکی شہریوں کو انسانی بنیادوں پر رہا کر دیا ہے. اسرائیلی جارحیت پر مغربی میڈیا کی دوگلی پالیسی برقرار ہے اور رفح کراسنگ پر مصری خاتون نے CNN کو رپورٹر کو آئینہ دکھا دیا. مصری خاتون بولی کہ غزہ میں کتنے بچے مر رہے ہیں, کہاں ہے انسانیت, آپ لوگ متعصب اور جھوٹے ہیں. اسرائیلی مظالم مغربی رہنماؤں کی مشکلات بڑھانے لگے. اسرائیلی بربریت پر خاموشی کینیڈین وزیر اعظم کو بھاری پڑ گئی. مسجد کے دورے پر مظاہرین نے گھیر لیا. حکمراں جماعت کے رہنما بھی جسٹن ٹروڈو کو جنگ بندی کے لیے خط لکھ رہے ہیں. مسئلہ فلسطین پر مغرب کا دوہرا معیار حکام کے لیے درد سری بننے لگا. ٹورنٹو میں مسجد آمد پر جسٹن ٹروڈو کے خلاف نعرے لگے. فضا شیم شیم کے نعروں سے گونج اٹھی. مظاہرین نے پوچھا, آپ کتنے فلسطینیوں کے مرنے کے بعد جنگ بندی کا مطالبہ کریں گے؟ دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی کے لیے حکمران جماعت کے 30 سے زائد پارلیمانی ممبران نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا. جسٹن ٹروڈو سے کہا گیا, کینیڈا ہمیشہ امن کی آواز رہا ہے. مطالبہ کیا گیا کہ دیگر ممالک کے ساتھ کینیڈا بھی جنگ بندی کا مطالبہ کرے. لبرل ایم پی سمیر زبیری نے کہا, عوام کے دل کی آواز حکومت تک پہنچا رہے ہیں. نیوز کانفرنس میں جسٹن ٹروڈو نے شہریوں کے جانی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا. تاہم جنگ بندی میں کردار ادا کرنے سے متعلق سوال کا جواب ٹال گئے. ملکی سیاست پر بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ قائد نون لیگ نواز شریف نے لاہور میں اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے. نواز شریف کل اسلام آباد بھی جائیں گے. لاہور میں میاں نواز شریف سے اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے. نواز شریف سے شہباز شریف, سردار ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق بھی ملاقات کریں گے. بات چیت میں معاشی پالیسی ترتیب دینے اور اصلاحات تبادلہ خیال ہوگا. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کل اسلام آباد جائیں گے. نواز شریف مختلف کیسز میں زیر سماعت مقدمات اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کریں گے. قائد نون لیگ نواز شریف نے ملک کی ترقی اور عوام کے مسائل کے حل کو اپنی پہلی ترجیح قرار دے دیا. 4 سال بعد وطن واپسی پر خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ وہ انتقام پر یقین نہیں رکھتے, سب کو مل کر چلنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ریاست کے ستونوں کو بھی آئین کے مطابق مل کر کام کرنا ہوگا. والد فوت ہوئے, میں قبر میں نہ اتار سکا. میری والدہ فوت ہوئی, میں قبر میں نہ اتار سکا. میری بیوی کلثوم فوت ہوتی ہے تو مجھے کہاں اطلاع ملتی ہے؟ قید خانے میں. زخم اتنے لگے ہیں کہ وہ بھرتے بھرتے وقت لگے گا, لیکن میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنا نہیں ہے. نواز شریف کے دل میں اگر تمنا ہے بس یہی ہے, میری یہ قوم کے لوگ خوشحال ہو جائیں. آئین پر عمل درآمد کرنے والے ریاستی ادارے, جماعتیں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. پھر سب کو مل کر کام کرنا ہوگا, مل کر. میں آپ کو پچھلے 40 سال کا نچوڑ بتا رہا ہوں, نچوڑ. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ بنیادی مرض دور کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ملک حادثے کا بار بار شکار ہو جاتا ہے. ہمیں ایک نئے سفر کے آغاز کی ضرورت ہے. 4 سال بعد وطن واپسی جلسہ گاہ میں جذباتی مناظر دیکھے گئے. اسٹیج پر نواز شریف نے مریم نواز اور شہباز شریف کو دیر تک گلے لگائے رکھا. تینوں آبدیدہ تھے. مریم نواز نے والد کو ماتھے پر بوسہ دیا. ایم کیو ایم پاکستان اپنے نئے سیاسی سیٹ اپ کے لیے معاشی ماہر تلاش کرنے لگی. رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار نے سابق نون لیگی رہنما مفتاح اسماعیل سے ملاقات کی اور انہیں پارٹی میں شمولیت کی دعوت بھی دی. فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ملک کے موجودہ حالات میں اچھے لوگوں کی ٹیم بننا ضروری ہے. مفتاح اسماعیل کے لیے ایم کیو ایم سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہو سکتی. الیکشن سے قبل سیاسی جماعتیں اپنا سیٹ اپ مضبوط کرنے لگیں. ایم کیو ایم کو سابق وزیر خزانہ میں پارٹی کے لیے اہم رہنما نظر آ گیا. نون لیگ سے ناراض مفتاح اسماعیل کو نئے سیاسی رستے کی دعوت مل گئی. مفتاح اسماعیل کے لیے اب ایم کیو ایم سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہو سکتی, ایسا کہنا تھا رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار کا. مفتاح اسماعیل کی رہائش گاہ پر فاروق ستار کی اہم بیٹھک لگی. فاروق ستار نے کہا, پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے ایسے میں اچھے لوگوں کی ٹیم بنانا ضروری ہے.
फारूक सत्तार का कहना था मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात में मजमूई कौमी एजेंडे पर भी बात हुई। बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 की, तो वर्ल्ड कप क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम के लिए एक और मार्का करीब आ गया है। कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान चेन्नई में टकराएंगे। पॉइंट्स टेबल पर बेहतर पोजीशन के लिए मैच पाकिस्तान के लिए नहायत अहमियत इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान 4 में से 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तानी टीम आज चेन्नई में नेट प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान का अहम तरीन चौथा मैच करीब आ गया। कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान चेन्नई में टकराएंगे। पाकिस्तान टीम ने गुज़िश्ता मैच में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खाई थी। अफगानिस्तान से मैच पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान के लिए अहमियत इख्तियार कर गए। पाकिस्तान टीम आज चेन्नई में नेट प्रैक्टिस करेगी। टीम से पहर प्रैक्टिस के लिए मैदान में उतरेगी। इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेंगलुरु से खुसूसी परवास पर चेन्नई पहुंची। चेन्नई में मौसम गर्म और अब आलूद है। पाकिस्तानी पेसर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 मैचेस में की गई गलतियों को नहीं दोहराएंगे। चेन्नई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शाहीन शाह का कहना था कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, लिहाजा आप किसी तौर पर भी इत्मीनान से नहीं बैठ सकते। अफगानिस्तान की टीम अच्छा खेल रही है और उसने इंग्लैंड को हराया है, हमें उसके खिलाफ अपनी बेहतरीन महारत दिखानी होगी। कौमी टीम के ओपनर इमामुल हक ने कहा है कि अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं, इनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। फील्डिंग में अहम कैचेस छोड़े, जिससे वर्किंग जारी है। कल के मैच में मौसर हिकमत अमली पर उतरेंगे और अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग की कुव्वत का बाखूबी अंदाजा है। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल अहम मैच में चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगा। ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, तफसीलात बताएंगे चेन्नई में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर। अब्बास, बताइएगा कल इस ग्राउंड से किसको ज्यादा मदद मिल सकेगी? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में, जहाँ पर कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक अहम मैच होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर पहुँची थी। आज इवनिंग में पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन है। तमाम प्लेयर्स फिट हैं, लेकिन टीम को विनिंग ट्रैक पर आने के लिए इस मैच को जीतना बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान बहुत टफ टीम है। इस विकेट के बारे में बताया जाता है कि स्पिन ट्रैक है। अफगानिस्तान 4 स्पिनर्स के साथ खेलता है, तो इस तरह पाकिस्तान को भी अपने इस अहम मैच में स्पिनर्स को मैदान में उतारना होगा। मेरे बैकग्राउंड में आप देखें कि ग्राउंड है, 50,000 की कैपेसिटी है इस ग्राउंड की। विकेट्स की तैयारियों का सिलसिला जारी है। कवर्स किया हुआ है विकेट को, ग्राउंडमैन विकेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जो टिकट्स के हवाले से बातचीत है कि हाउसफुल होगा इस ग्राउंड पर, बड़ा सपोर्टिव क्राउड होगा दोनों टीमों के लिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए। तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे, ये बताया गया है टीम मैनेजमेंट की तरफ से। अब तक चेन्नई का जो वेदर है उसमें काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है। शाम को चूँकि मरीना बीच बिल्कुल स्टेडियम की बैक साइड पर है, तो ड्यू फैक्टर भी होगा, हवा में यहाँ पर नमी भी है। लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी दोबारा से फॉर्म में आएगा और अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ अहम मैच में कामयाबी हासिल करेगा। 23 तारीख को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इसी ग्राउंड पर मैच है। उसके बाद 27 को भी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के दरमियान मत मुकाबिल होगा। साउथ अफ्रीका ने गुज़िश्ता रोज़ इंग्लैंड को भारी मार्जिन से शिकस्त दी है, तो हाई मोराल के साथ साउथ अफ्रीका यहाँ पर पहुँचेगी। पाकिस्तान को कम बैक करना है दोनों मैचेस के लिए, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका। उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जो कि चेन्नई में हैं, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के, ठीक है अब्बास शब्बीर। और भारत की बदतरीन मेजबानी दुनिया के सामने आया हो चुकी है। इंतहा पसंद भारतीयों की बांग्लादेशी शायकीन से भी बदतमीजी, टाइगर के डमी को नुकसान पहुंचाया। बांग्लादेशी मद्दाह मायूस होकर ग्राउंड से बाहर निकल गया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को अपने वतन जाने के लिए दी गई मोहलत में 9 रोज बाकी रह गए हैं। तारकीन वतन के इनहला का सिलसिला जारी है। अब तक 59,000 से जायद पनाह गुज़ीन वापस जा चुके हैं। तुम नवंबर से पहले वापस जाओ वरना जेल की हवा खाओ। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वतन वापस जाने के लिए दी गई मोहलत में सिर्फ 9 रोज बाकी रह गए। तारकीन वतन के इनखला का सिलसिला जारी। मजीद 231 खानदानों के 3,382 अफराद अपने मुल्क वापस चले गए। जाने वाले पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के मोतरफ गुजारे गए लम्हात को यादगार करार दिया। अब तक 59,561 पनाह गुज़ीन अपने वतन लौट चुके हैं। तारकीन वतन की वापसी हुकूमत और अस्करी क़यादत की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों में 60 लाख का इजाफा, तादाद 2 करोड़ 80 लाख तक पहुँच चुकी है। आदाद शुमार खासे होशरुबा है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों का तनासुब दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। तमाम हुकूमतों की कोशिशें रहेगा,
स्कूल ना जाने वाले बच्चों में इजाफा। हुकूमतों के दावों के बावजूद स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में कमी के बजाय इजाफा हो गया। निगरां वफाकी वजीर तालीम के वजीर तालीम पंजाब के नाम लिखे गए खत में होशरुबा आदाद शुमार सामने आ गए। आदाद शुमार के मुताबिक स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद 60 लाख इजाफे से 2 करोड़ 80 लाख तक जा पहुंची। पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों का तनासुब दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। पिछले अंदाजे के मुताबिक ये तादाद 2 करोड़ 20 लाख थी। 2021 में वफाकी काबीना को बताया गया था कि स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद 1 करोड़ 87 लाख है। यानी उस वक्त हर 4 में से 1 बच्चा स्कूल जाने से महरूम था, जिसमें अब मजीद इजाफा हो चुका है। वफाक ने तमाम सूबों को हिकमत अमली तरतीब देने का कह दिया। मुल्क में मजमूई कौमी पैदावार का महज 1.7% तालीम पर खर्च किया जाता है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 4% करने की जरूरत है। माजी की हुकूमतों के मुसलसल दावों के बावजूद मुल्क में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद 60 लाख इजाफे से बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख तक पहुंच चुकी है। क्या वजूहात हैं कि मुल्क भर की तरह सिंध में बच्चे तालीम से दूर हैं? जानते हैं कराची से नुमाइंदा राजा इमरान से भी। राजा, बताइएगा क्या वजह है इसकी? बिल्कुल, वजारत तालीम की जानब से एक खत जो है पंजाब हुकूमत को लिखा गया था, जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 87 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते। इसकी आखिर वजह क्या है? इस हवाले से जो है हम जानते हैं कि सरकारी स्कूल ना होना या इसकी आखिरकार वजह क्या है। हमारे साथ एक शहरी हैं, इनसे पूछते हैं। सारे स्कूलों में इसलिए बच्चे कम जाते हैं कि यहाँ के हालात बड़े ख़राब है स्कूलों के। यहाँ पर आप देखो इमारतें सही नहीं है, चेत नहीं है जो बैठ सके बच्चे पढ़ सके, और दूसरे पानी का इशू है, यहाँ पर वॉशरूम का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है। यहाँ पर कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि सरकारी स्कूल में जो अपने बच्चे दाखिल करवाएं ना, तो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस वगैरह इतनी होती है तो उस हवाले से भी बच्चे नहीं जाते हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर सिंध की बात कर ली जाए तो महकमा तालीम की जानब से एक रिपोर्ट हालिया जो है वो शाया की गई थी, जिसमें ये बताया गया था मजमूई तौर पर जो है सिंध में जो 42,000 से ज़ायद स्कूल हैं, लेकिन 2,600 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। बाकी के जो स्कूल हैं उनमें भी बुनियादी जो सहूलियात हैं उसका फुकदान नज़र आ रहा है, और इस हवाले से यही ज़्यादातर पेरेंट्स का और टीचर्स का कहना है कि क्योंकि सरकारी स्कूल और पाकिस्तान में मुस्तकबिल के मेमार तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से ही दूर हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 2 करोड़ 80 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल्स का रुख नहीं करते। मुल्तान में बच्चों के स्कूल ना जाने की वजूहात क्या हैं? जनूबी पंजाब हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद जमाल का इस हवाले से क्या कहना है, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे माजिन यूसुफ से। माजिन, बताइएगा क्या कहते हैं ये? की सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान में पहले से ही एहतजाज चल रहे हैं, और ये सवाल और ज्यादा मजबूत हो जाता है कि ऐसी कौन कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से 2 करोड़ 80 लाख के करीब जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर एसोसिएशन के जो नायब सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आप इतने सीनियर असातिज़ा हैं सारे, आप ये बताइएगा कौन सी ऐसी वजह है कि इनरोलमेंट इतनी ज़्यादा जो है वो कम हो रही है और बच्चे स्कूलों से बाहर हैं मुल्क पर? अब स्कूलों में बजट का ये हाल है कि बिजली के बिल भी हम नहीं भर पा रहे, जबकि उधर दूसरी साइड पे हम देखें कि ब्यूरोक्रेसी को देखें हम, वहाँ उनको फार्चूनर गाड़ियाँ दी जा रही हैं, उनके इतने अलाउंसेस बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि हमारे असातिज़ा पे ये कट लगाई जा रही है। इसकी बुनियादी वजह असातिज़ा की बददिली है। अगर ये असातिज़ा को ऐसे बेचैन रखेंगे तो ये कोई मशीन थोड़ी होता है उस्ताद, ये बिजनेस तो नहीं है। ये तो एक हमने इंसान को हम अगर आसूदा हाल रखेंगे तो उससे हम रिजल्ट ले पाएंगे, वो बेहतर नताइज बच्चों के। इसी वजह से ये बच्चे जो है ना बाहर हैं, गवर्नमेंट की नौकेस पॉलिसियों की वजह से। जी बिल्कुल यही सूरत हाल है। इलेक्शन की ड्यूटी हो, हेल्थ की, ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद से हमें अपडेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में 60 लाख का इजाफा हुआ है। इसके माशी और समाजी पहलुओं पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज समाजी शख्सियत और साबिक सेनेटर जावेद जब्बार साहब। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला बोल न्यूज़ के लिए। जावेद साहब, ये मसला आदाद शुमार से ज़्यादा संगीन है, ये पूरी नस्ल का मामला है। क्या कोई ठोस एक्शन प्लान बनाया जा सकता है इसके हल के लिए? पहले तो ये हमें याद रखना चाहिए कि ये हाल की जिम्मेदारी इज्तिमाई है, रियासती जरूर है, लेकिन इसमें समाज का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। एक हिस्सा है हमारे समाज का, शहरियों का, खास इलाकों में, जो नहीं समझते कि ख़वातीन और लड़कियों की तालीम एक फर्ज है या हक है। वो दानिस्ता तौर पर हजारों लाखों की तादाद में पाकिस्तानी बच्चियों को महरूम करते हैं तालीम से।
जहां स्कूल अवेलेबल भी हो। दूसरी बात, ये सिर्फ एक विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं जी, बिलखसूस 18वीं तरमीम के बाद चारों सूबों लेकिन की जावेद साहब, ये आप अवलीन 18वीं तरमीम का जिक्र करें तो अब उसके बाद तो इख्तियारात की मुंतकली हो चुकी है और गेंद अब फिर सूबाई हुकूमतों के कोर्ट्स में। क्या वो तालीम देने में इंसाफ कर पा रही हैं आपकी नजर में? इसके कि हुकूमत सिंध में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बिलउमूर समझा जाता है कि वो मौसर तौर पर नहीं नाफिज कर रहे हैं निज़ाम। हालांकि देयर आर सम गुड एक्सेप्शन। जो मेरा ताल्लुक है शोबा तालीम से ऑन रजाकार बेसिस, मैं कई तंजीमों से वाबस्ता हूँ जो स्कूल्स चलाते हैं चारों सूबों, और मैं देखता हूँ कि सिंध में कुछ हिस्सों में और कुछ स्कूल्स में बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, हुकूमती स्कूल्स में। और हुकूमत में मैं साथ साथ आर्मी पब्लिक स्कूल्स का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि बेशक वो सिविल ना हो लेकिन उसमें भारी अक्सरियत सिविल बच्चों की होती है जो मकामी सतह पर वहां रहती है। तो ऐसे मिसाल मौजूद हैं जहां सूबाई हुकूमतें चाहे बलूचिस्तान, केपी और पंजाब क्यों ना हो, वहां अच्छे काम भी हो रहे हैं। लेकिन ये याद रहे कि माशरे की जिम्मेदारी बनती है कि आबादी के फैलाव में भी एक तवाजुन रखें। आबादी एक बहुत ही मुतहर्रिक जरिया हो सकता है। ठीक है, लेकिन जावेद साहब, ये सिर्फ दाखिले का तो मसला नहीं है। दाखिले के बाद बच्चों को ड्रॉप आउट ना होने देना भी बड़ा जरूरी है। अब इसके लिए गुर्बत दूर करनी होगी, बच्चों से काम लेना तर्क करना होगा, कवानीन सख्त ऐसे बनाने होंगे कि ये अमल हो सके इस पर, और फिर उन पर अमल दरामद भी कराना होगा। क्या समझते हैं आप, ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, हमने जो नोटिस किया है पैटर्न, वो सब सारे जो स्टडी करते हैं शोबे को, उन्होंने देखा है कि अगर प्राइमरी स्कूल में शिरकत हो भी जाए, बच्चों की दाखिला हो जाए, और बिलखसूस खवातीन का मैं जिक्र करूंगा, बच्चियों का, तो उमूमन प्राइमरी स्कूल के बाद वो ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। एक वजह ये है कि लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूल की तादाद बहुत कम है बनिस्बत बॉयज सेकेंडरी स्कूल, और क्योंकि ये एक फरसूदा अकीदा है कि जी लड़कियों को क्लास 5 के बाद लड़कों के साथ नहीं जाना चाहिए, ये इसकी वजह से लाखों की तादाद में लड़कियों को महरूम कर दिया जाता है। ठीक है, अभी लाखों की तादाद में लड़कियां इस वजह से तालीम से महरूम रह जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जब्बार साहब, बोल न्यूज़ से गुफ्तगू के लिए। और यहाँ पर आपको बताएं कि सवात के पहाड़ी इलाकों के बच्चे तालीम के हुसूल के लिए एक दुश्वार मराहिल से गुजरते हैं। पक्की सड़कें और पुल ना होने के बायस बच्चे रोजाना केबल कार पर सवार होकर स्कूल जाते हैं, जो कि एक खतरनाक सफर है। मुतादिद बार केबल कार हादसे का शिकार भी हो चुकी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद अनवर शाह से। जी अनवर, आगाह कीजिए। बिल्कुल क्वेटा की सूरत हाल आपने जानी। अभी स्वात की सूरत हाल के हवाले से आपको बताते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में केबल कार की तर्ज पर बनाई गई देसी साख्ता लिफ्ट का इस्तेमाल होता है। चूँकि एक गांव से दूसरे गांव के दरमियान आबी गुजरगाहें होती है या सड़क ना होने की वजह से लोग इन चेयर लिफ्टों का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मुकामी शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हमारे मुतालिबा ये है कि 2010 में जो सैलाब आया था, सैलाब की वजह से सवात की मुख्तलिफ पुल जो है ना दरिया बुर्द हो चुका था, पुल नहीं बना, तो लोगों ने अपने मदद आपकी दिए जगह जगह पर जो 2-2 किलोमीटर के फासले पर चेयर लिफ्ट लगाया है। लेकिन ये इतना ख़तरनाक चेयर लिफ्ट हैं कि क्योंकि एक महीने पहले जो मानसरे में एक बड़ा हादसे से अल्लाह पाक ने जो लोगों को बचा लिया, तो जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आज़म साहब ने भी इस पर नोटिस लिया था, सख्ती से नोटिस लिया था। लेकिन हमारे स्वात का जितने भी इंतज़ामिया हैं वो आज तक इस पर गफलत का मुजाहिरा कर रहा है, क्योंकि जो सवारी यहाँ बैठती हैं चेयर लिफ्ट में, उनके लिए कोई सेफ्टी के सिस्टम ही मौजूद नहीं है। जी शुक्रिया। जी जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर एक और रंग दो 75 रुपए के नोट ने दुकानदारों को चकरा कर रख दिया। गुज़िश्ता साल सब्ज और रवां साल नीले रंग का नोट जारी किया गया। कौन सा नोट असली है, कौन सा जाली है, शहरी कशमकश का शिकार हो गए। दुकानदार ने लेने से ही इनकार कर दिया।
नोट 1 और रंग 2। शहरी कशमकश का शिकार, दुकानदारों का लेने से इनकार। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर गुज़िश्ता साल 75 रुपए का नोट जारी किया गया। सब्ज रंग के नोट पर कायदे आज़म के साथ साथ अल्लामा इकबाल, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और सर सैयद अहमद खान की तस्वीर मौजूद हैं। रवां साल स्टेट बैंक ने अपने 75 साल पूरे होने की खुशी में नीले रंग और नए डिजाइन का 2 रंगों के नोटों ने एक की हैसियत मशकूक बना दी। दोनों नोट असल होने के बावजूद दुकानदार इन्हें लेने से गुरेजा हैं। इन्हें डर है कि बैंक इन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। स्टेट बैंक का कहना है कि शहरी बेधड़क 75 के दोनों नोट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या कीजिए कि जाली होने के डर से 75 के नोट पर एतमाद आते आते ही आएगा। 75 के नोट से मुतल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल पर आवाम का क्या कहना है? शहरियों ने हुक्काम और मालियाती इदारों को क्या तजावीज़ दी हैं? आइए जानते हैं। 2 नोट आए 75 का, एक असली है और एक नकली है। सर मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि 75 रुपए के 2 नोट आए मार्केट के अंदर। ये जो असली केड़ा है ते नकली केड़ा है ये तो सानू नहीं पता लगता है कोई, ये भी सानू दसो। हमें तो उस बारे में कोई इल्म नहीं है 75 वाला नोट कौन सा आया हुआ है, तो कैसा आया हुआ है। अभी तो पता नहीं था 75 रुपए का नोट भी आ गया है। चले आ गया तो इस्तेमाल तो करना है ना। तो नीला रंग का है वो तो नहीं हमने देखा। 75 का नोट जो है हरा नोट तो हमने देखा है पहले भी, लेकिन ये जो हरा नीला आप कह रहे हैं नीला तो हमने। लोधरा में अफसोसनाक वाकया पेश आया। कुएं की सफाई के दौरान मिट्टी का तौदा गिरने से 2 मजदूर दब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मजदूरों को बचाने के लिए 25 रुकनी टीम ऑपरेशन में मसरूफ है। 31 साला रियाज और 18 साला आतिफ ईंटें निकालने के दौरान 50 फीट कुएं में दबे। और जिला औरकजई में सियाहत के फरोग के लिए पाक फौज का बड़ा इकदाम। कलाइया में पाक फौज के तामीर करदा औरकजई रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। मुकामी अफराद ने अवामी फलाह के लिए उठाए गए इकदाम पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। बाला पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे, ये है जिला औरकजई का इलाका कलाइया। सियाहत के फरोग के लिए इलाके में पाक फौज के तामीर करदा औरकजई रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने रिजॉर्ट का फीता काटा। कलाइया कोहाट से 2.5 घंटे की मुसाफत पर जन्नत नजीर इलाका है। यहाँ सयाहों के लिए बेहतरीन सहूलतों का इंतजाम किया गया है। पैराग्लाइडर्स को बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलतें मुहैया की गई हैं। ये मंसूबा मुकामी अफराद के लिए रोजगार और ज़र मुबादला के नए मौके फराहम करने में मुआवन साबित होगा। इलाके के लोगों ने अवामी फलाह के लिए उठाए गए इस इक़दाम पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। समुद्री तूफान तेज ताकतवर समुद्री तूफान में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात के साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। तूफान अगले 24 घंटे में सलाला ओमान की जानिब बढ़ेगा। समंदर में तुग़यानी लहरें 25 फुट तक बुलंद। तूफान तेज सिवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम में तब्दील हो गया। साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। गवादर, लसबेला और हब के डिप्टी कमिश्नर को फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के गिर्द 150 से 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। रुख शुमाल मगरिब समेत ओमान और यमन की जानिब है। कराची के जुनूब मगरिब में 1830 किलोमीटर जबकि गवादर से 1600 किलोमीटर के फासले पर है। ओमान और यमन के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। पाकिस्तान के साहिली पट्टी को ताहाल तूफान से कोई खतरा नहीं। बरतानिया में AI रोबोट प्रिंसिपल की धूम। एबिगेल स्कूल चलाने में मदद के साथ साथ सवालात के जवाबात भी देगी। बॉलीवुड फनकारों की हड़ताल ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। एहतजाज के 100 रोज पूरे होने पर बड़े अदाकारों ने बड़ी पेशकश की। जॉर्ज क्लूनी ने हड़ताल खत्म करने के लिए खतीर रकम देने का ऐलान कर दिया। बॉलीवुड के राइटर्स, स्टंटमैन्स और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद 14 जुलाई से हड़ताल पर हैं। मुआवजा और मरात में इजाफे के मुतालबात मंजूर कराने के लिए मारूफ स्टूडियोज के बाहर मुजाहरे किए गए। स्ट्रीमिंग जायंट से अपील की गई कि स्ट्रीमिंग की मद में होने वाली बड़ी आमदनी में इन्हें जायज हिस्सा दिया जाए। साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबब इस्तेहसाल के खदशात भी जाहिर किए। एहतजाज की वजह से बारबी और ओपनहाइमर समेत कई फिल्मों के प्रीमियर मुतासिर हुए। दूसरी जानिब आने वाले दिनों में कई अवार्ड शोज का इनेकाद भी खतरे में पड़ गया है। मुश्किल वक्त में जॉर्ज क्लूनी ने फनकार बरादरी से इज़हार यकजहती करते हुए कहा, हड़ताल खत्म करने के एवज $150 मिलियन देने को तैयार हूँ। ये ऐलान भी किया कि जब तक छोटे फनकारों को मुआवजा अदा नहीं किया जाएगा, बड़े अदाकार भी मुआवजा वसूल नहीं करेंगे। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।